गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर में पाठ क्रिया को पढ़ना है। क्रिया को परिभाषिक तौर पर ऐसे समझें कि वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु से क्रिया बनती है, जैसे चल, लिख, पढ़, उठ, बैठ आदि ये धातु हैं। यदि इनकी धातु में ना जोड़ दी जाती है तो वह क्रिया का रूप लेता है और कोई भी वाक्य बिना क्रिया का पूरा नहीं होता है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य की सार्थकता महसूस नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि क्रिया को दो आधारों पर विभक्त किया जाता है, जैसे कर्म के आधार पर और प्रयोग के संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो रूप होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका कर्ता के साथ संबंध प्रकट होता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्ता के स्थान पर न पड़कर उसके कर्म के स्थान पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पर इसे समझें। रेखा पत्र लिखती है, यानी रेखा के लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, तो यह क्रिया सकर्मक है। अगर इसे हम इस तरह बताएं कि रेखा लिख रही है, तो क्या लिख रही है, कहाँ लिख रही है, यह पता नहीं चल पाता है। इसलिए इसका कर्म पे प्रभाव न पड़ने के कारण यह क्रिया अकर्मक हो जाती है। अब आप स्पष्ट तौर में यह समझेंगे कि 1, 2, 3, 4 वाक्य समझने के बाद बच्चे को परिभाषा समझ में आती है। सिर्फ यूं ही परिभाषा बता देने से बच्चे का दिमाग उतना परिपक्व नहीं होता है कि वह बिना उदाहरण को समझे हुए परिभाषा को समझ लें। जैसे हम उदाहरण के तौर पर यह बता रहे हैं कि रामू सब्जी ला रहा है, यानी उसके लाने का प्रभाव सब्जी के ऊपर पड़ रहा है। क्रिया जाहिर हो रही है कि वह काम जो है कुछ उसके साथ कर्म जुड़े हैं, इसके लिए वह क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है। अगर हम इसे इस प्रकार कहते हैं कि रामू ला रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कि वह क्या ला रहा है, लाने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, तो यह क्रिया अकर्मक होती है। अब अकर्मक क्रिया को हम परिभाषा के तौर पर इस तरह समझा सकते हैं कि अकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के बिना, जहाँ कर्म नहीं जुड़ता है। जिन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक होती है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, अब कहाँ उड़ रही है, क्यों उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, ये सारे प्रश्न चिन्ह उसके साथ लग सकते हैं, इसलिए यह क्रिया अकर्मक है। कुत्ता भौंक रहा है, कहाँ भौंक रहा है, कब भौंक रहा है, कैसे भौंक रहा है, तो जब वाक्य में कर्म जुड़े नहीं होते हैं तो वह क्रिया जो है अकर्मक होती है। दूसरी बात, अब हम बताए हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के अलग भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो हैं वह होती है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप बारी बारी से समझें। किसी एक क्रिया का वर्णन करने वाले वाक्य
सामान्य क्रिया के अंतर्गत है। सामान्य सी बात यानी साधारण सी बात है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यह सामान्य बात है। अध्यापक का कार्य है पढ़ाना, तो यह सामान्य क्रिया है। माली फूल तोड़ रहा है, यह सामान्य सी बात है माली के लिए कि माली फूल की रखवाली करता है, माली फूलों को तोड़ता है, तो यह सामान्य क्रिया है। दूसरी बात है संयुक्त क्रिया। उदाहरण के तौर पर आप इसको समझें। जिस वाक्य में एक स्थान पर दो या दो से अधिक क्रिया पदों का प्रयोग संयुक्त रूप से होता है, संयुक्त यानी मिला हुआ, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लोहार लोहा काट चुका है, कुम्हार बर्तन बना चुका है। अब इसमें दो कार्य जुड़े हुए हैं, लोहा को काटना और काट के ख़त्म कर देना क्रिया जो बता रहा है कि लोहार लोहा काट चुका है, यह क्रिया जो है संयुक्त क्रिया है। जैसे कुम्हार बर्तन बना चुका है, बर्तन बना रहा था और उसका कार्य जो है वह समाप्त हो गया, बर्तन बना चुका है। यह कार्य जो है वह संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। पूर्वकालिक क्रिया यानी वह क्रिया जो पहले हो चुकी है, वह क्रिया जो है पूर्वकालिक के अंतर्गत आता है। जैसे जो क्रिया पहले की जा चुकी है मुख्य क्रिया से पहले, यानी मीरा ने याद करके निबंध सुनाया, माली ने पौधे को सींचकर फूल तोड़ा, यानी पहले पौधे को सींचा उसके बाद वह फूल तोड़ा। मीरा ने निबंध पहले याद की तब सुनाई, इसलिए यह क्रिया जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है। मुख्य क्रिया से पहले भी वह कोई कार्य कर चुका है। इससे पता चलता है कि उसके कार्य की जो समाप्ति हुई है उसमें पहला भी कुछ योगदान है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा है नाम धातु क्रिया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि धातु के बिना क्रिया अधूरा है, बिना धातु के क्रिया नहीं बनते हैं। तो यहाँ नाम धातु क्रिया का मतलब है कि वह क्रिया जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अपना, अपनाना, यानी अपनाने का कार्य जो है वह अपने के द्वारा है। यह पढ़ना, पढ़वाना, यह नाम धातु क्रिया है, नाम से जुड़ी हुई क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जो हम किसी के कहे अनुसार करते हैं, किसी के प्रेरणा के अनुसार करते हैं, वह प्रेरणार्थक क्रिया है। महात्मा गांधी अपने शिष्य से पाठ पढ़वाते थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को शिक्षा दिए, यानी शिष्य ने जो शिक्षा पाया वह गौतम बुद्ध से प्रेरणा पाकर। गांधी जी ने जो शिष्य को पाठ पढ़ाया, यानी वह अपनी प्रेरणा को देकर अपनी सीख के माध्यम से शिष्य को पढ़वाया, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक ने सेवक से दरवाजे बंद करवाया, यानी दरवाजे बंद करने का काम जो सेवक ने किया वह मालिक के प्रेरणा से किया, तो यह हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी समझें कि एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। करना, कराना, यह जो है करना मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ कराना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुआ करवाना, यानी हम किसी से प्रेरणा लेकर जो काम किए वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ।
और मैं जब अपने द्वारा किसी से काम करवाया सेम उसी काम को, तो वह हुआ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी एक लोगों से दूसरे लोगों को जो सीख मिलती है वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का श्रेय है। इस तरह से आप पहले परिभाषा के तौर पर पाठ को समझ लिए हैं। अब आप सारे प्रश्नोत्तर को पाठ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। धन्यवाद।